Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए कंटिन्यू करें। अब 1D एरे हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आज डिस्कशन करते हैं जावा के 2D एरेज के बारे में। सो द नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज डबल डायमेंशनल एरेज। लेट्स डिस्कस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब डबल डायमेंशन एरे आपके लिए नई चीज तो है नहीं, राइट? असाइनमेंट्स आप लोग करिए ट्राई, जब बिल्कुल नहीं होगा तब बताइएगा मुझे, तब मैं करूंगा डिस्कस। अभी तो एक ही दिन हुआ है, करिए अटेम्प्ट। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, मैं हिंट दे देता हूं। कुछ नहीं बन रहा हो तो बताइए। बन रहा है? वेरी गुड। कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोग अभी कर रहे होंगे। अटेम्प्ट करिए, जब नहीं बनेगा बिल्कुल तब बताइएगा, ठीक? फिलहाल आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। डबल डायमेंशन एरे जावा में आपको दो तरीके के मिलेंगे, ठीक है? इतनी वैरायटी 2D एरे में आपने कहीं नहीं देखी होगी जितनी आपको जावा दे रही है। एक कहलाते हैं जावा में रेक्टेंगुलर 2D एरे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे कहलाते हैं जावा के जैग्ड 2D एरेज। ध्यान से देखिए, इन जावा वी हैव two types of 2D arrays. One are called rectangle, other one are called jagged 2D array. सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर 2D arrays क्या होते हैं। तो रेक्टेंगुलर 2D arrays जावा में ऐसे arrays होते हैं जिसमें हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिलेंगे, राइट? इन अ रेक्टेंगुलर 2D array, every row contains same number of columns. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एवरी रो कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज अ रेक्टेंगुलर 2D एरे। इनफैक्ट ये वही एरे है जो आपने C++ में भी देखा होगा। तो गेस करिए, अगर हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम है तो जो इसका लॉजिकल डायग्राम होगा वो रेक्टेंगल के शेप में होगा ना? इमेजिन कर लीजिए हमारे पास 3 रो हैं और हर एक में 4-4 कॉलम्स हैं, तो जो इसका लॉजिकल डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ब्लॉक होगा जिसमें रो दिखेंगी 3 लाइक दिस, कॉलम दिखेंगे हर एक के अंदर 4 लाइक दिस। दिस इज हाउ अ रेक्टेंगुलर एरे लुक्स लाइक। क्लियर है? ठीक। अब आता है जैग्ड एरे। जैग्ड एरे जावा की स्पेशल फीचर है जावा का ये। और जैग्ड एरे कहता है ईच रो कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। हर रो में आप डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 रोज का एरे है, तो हमको जावा ऐसा एरे बनाने देती है कि इन 3 में से पहली रो के अंदर मैंने रखे हैं 4 एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा। दूसरी रो के अंदर मैंने रखे हैं 2 ही एलिमेंट्स, और तीसरी रो के अंदर मैंने रखे हैं सपोज करिए 6 एलिमेंट्स। ये जो शेप आपको दिख रहा है, या 5 एलिमेंट, ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये अपने आप पे कहलाएगा जैग्ड 2D array, where every row is capable of holding different number of elements. कब पड़ेगी आपको जैग 2D array की जरूरत? जैग 2D array की जरूरत उन प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में पड़ती है जहां आपको हर रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना रखने हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, एक मेरे पास MBA का स्टूडेंट है, और एक मेरे पास 12th क्लास का स्टूडेंट है। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, एक MBA का स्टूडेंट है, एक 12th क्लास का स्टूडेंट है।
और मुझे इनके सब्जेक्ट के मार्क्स स्कोर करने हैं, इनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। अब आप बताइए, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के जितने सब्जेक्ट होंगे एग्जैक्टली उतने ही सब्जेक्ट 12th क्लास के स्टूडेंट के भी होंगे? नहीं। एग्जैक्टली उतने ही सब्जेक्ट एमबीए में भी होंगे? नहीं। तो यहां पर आप रेक्टेंगुलर एरे नहीं ले पाएंगे। ऐसे केसेस में आप यूज करेंगे जैग्ड 2D एरे, जहां जरूरत के मुताबिक हर रो की लेंथ को आप बाकियों से डिफरेंट रख सकें। समझ में आए दोनों एरेस का पर्पस? ठीक, शुरुआत करेंगे हम रेक्टेंगुलर एरे के साथ। सो आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी हाउ टू क्रिएट rectangular 2D arrays in Java. Syntax of creating rectangular 2D arrays. अब क्योंकि बात एरे के बनाने की हो रही है, तो आई होप आपको याद होगा जावा में एरे 2 स्टेप्स में बनता है। यहां भी चीजें बिल्कुल सेम है, एरे बनेगा 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में आप डिक्लेयर करेंगे एरे का रेफरेंस। कैसे डिक्लेयर करा जाएगा एरे का रेफरेंस? एरे का रेफरेंस डिक्लेयर करने का तरीका है, आप मेंशन करेंगे एरे की डेटा टाइप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एरे की डेटा टाइप मेंशन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, आप मेंशन करेंगे डबल स्क्वायर ब्रैकेट और मेंशन करेंगे एरे रेफरेंस का नाम। या तो आप ऐसे कर लें या फिर यहां भी एरे रेफरेंस का नाम और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह आप चेंज कर सकते हैं। डबल स्क्वायर ब्रैकेट बाद में लाए जा सकते हैं, एरे का नाम पहले लाया जा सकता है। और जावा आपको एक तरीका और देती है, लेकिन वो लीस्ट रिकमेंडेड है, और वो है कि आप एरे का नाम और डबल स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस में दें। मतलब कि आप ऐसे डिक्लेयर करें, एक स्क्वायर ब्रैकेट पहले, फिर एरे का नाम और एक स्क्वायर ब्रैकेट बाद में। बट याद रखिएगा, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ऐसे करना नहीं चाहिए आपको, बिकॉज इट स्पॉइल्स द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। ठीक है, तीनों डिक्लेरेशंस क्लियर हैं? ठीक, इससे बनेगा आपका रेफरेंस। अब बात आती है एक्चुअल एरे कैसे बनेगा। तो एक्चुअल एरे बनेगा तब जब आप क्या यूज करेंगे? जब आप यूज करेंगे न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब यहां वोकैबुलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको अब अगला एग्जांपल इस पूरे सिंटेक्स का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं। तो न्यू आएगा, न्यू के बाद डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद रो साइज और कॉलम साइज। ये है आपका एग्जैक्ट डायग्राम 2D एरे क्रिएट करने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अ सैंपल कोड। तो सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन का, इनफैक्ट एक चैलेंज का आंसर मुझे दें कि अगर मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूं INT डबल स्क्वायर ब्रैकेट ARR, तो आप इस लाइन को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? हाउ विल यू रीड द अबव डिक्लेरेशन? कि आप ये बोलेंगे INT डबल स्क्वायर ब्रैकेट ARR, ऐसे पढ़ा जाएगा? इसे कैसे पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ने का करेक्ट तरीका क्या होगा? ना, ये नहीं है इसको पढ़ने का करेक्ट तरीका। इसको पढ़ने का करेक्ट तरीका थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर क्या है। जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा तब तक आपको ये आंसर समझ नहीं आएगा, इसलिए डोंट बॉदर, डोंट पैनिक कि सर क्या लिखा है ये। अभी बस एक नजर डालिएगा इस पे, फिर अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसको आप पढ़ेंगे ARR इज अ रेफरेंस टू एन array of references to an
array of integers। ये है इस लाइन को पढ़ने का सही तरीका। बट जैसा मैंने कहा अभी समझ नहीं आएगा जब तक डायग्राम क्लियर ना हो। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए आपने नेक्स्ट लाइन लिखी, एक्चुअल एरे क्रिएट करने के लिए आपने अगला स्टेटमेंट लिखा ARR is equals to new int 3 4। now let me draw the whole diagram। चलिए, सबसे पहले कंपाइलर को दिखेगा आपका पहला स्टेटमेंट int डबल स्क्वायर ब्रैकेट ARR। कंपाइलर इसे देखकर कुछ खास नहीं करेगा, बस एक ARR के नाम पे बना देगा रेफरेंस। कितने बाइट का? तो मैंने पहले ही कहा आपसे 32 बिट पे 4 बाइट, 64 बिट पे 8 बाइट्स। ठीक है, अब एक्चुअल डायग्राम आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब कंपाइलर आपकी नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा ARR इक्वल टू न्यू INT 3 4। सबसे पहले कंपाइलर पढ़ेगा न्यू INT 3। क्या करेगा कंपाइलर इसको पढ़कर? तो जवाब है कंपाइलर मेमोरी में एक एरे बनाएगा। बताइए कितने साइज का एरे होगा ये एरे 3 का होगा, राइट? ये एरे 3 का होगा, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, लेकिन ये एरे ऑफ इंटीजर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एरे ऑफ रेफरेंसेस बन रहा है। तो ये 0 पे कौन है? ये एक रेफरेंस है। 1 पे कौन है? ये एक और रेफरेंस है। और 2 पे कौन है? एक और रेफरेंस है। अब जावा देखेगी आपने कॉलम साइज कितनी दी है? कितनी दी है? 4। तो जावा आपके हीप एरिया में 4 इंटीजर्स का एक एरे बनाएगी। ये जो एरे बन रहा है ये किसका एरे बन रहा है? ये इंटीजर्स का एरे बन रहा है। इसके अंदर होंगे 4 सेल, चारों सेल में जावा स्टोर करेगी 0। इन चारों सेल्स में जावा की तरफ से भरा जाएगा 0, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं मान लूं इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस 2000 है, तो इस 0 में आएगा 2000, ये इसको पॉइंट करेगा। फिर जावा कहीं पे रैम में जगह ढूंढेगी 4 इंटीजर्स के लिए, और मान लीजिए ये बेस एड्रेस है 6000। इसमें फिर जावा स्टोर करेगी चारों सेल्स में 0, और ये जो 6000 है ये इसके अंदर आएगा। फिर कहीं मेमोरी में जावा एक और एरे बनाएगी 4 इंटीजर्स का, चारों सेल्स में भरेगी 0। और अगर मैं मान लो इसका स्टार्टिंग एड्रेस 9000 है, तो ये 9000 यहां आएगा और ये इसे पॉइंट करेगा। करेक्ट? और ये वाला जो आप देख रहे हैं वर्टिकल ब्लॉक जो दिख रहा है, अगर मैं मान लूं इसका एड्रेस 7000 है, तो वो 7000 किस में आएगा? जल्दी बोलिए। 7000 आएगा ARR में। अब आप डेफिनेशन को दोबारा पढ़िए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेशन कह रही है ARR इज अ रेफरेंस टू एन एरे ऑफ रेफरेंसेस। है? इज ARR अ रेफरेंस टू एन एरे ऑफ रेफरेंसेस? यस। ठीक है, टू एन एरे ऑफ इंटीजर्स। ये जो एरे ऑफ रेफरेंसेस है इसका हर मेंबर किसका रेफरेंस है? एरे ऑफ इंटीजर्स का रेफरेंस है, राइट? ये आपके मेमोरी डायग्राम की पिक्चर होगी इस पर्टिकुलर कोड के करस्पॉन्डिंग। समझ आया डायग्राम? ठीक है, और क्या क्या हीप में होगा इस पूरे डायग्राम में? क्या क्या हीप में रहेगा? तो जवाब है सब कुछ हीप में रहेगा ARR के अलावा। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो अदर देन ARR, ये सब कहां हो रहा है? ये सब मेमोरी के हीप एरिया के अंदर हो रहा है। आ रही है बात समझ? वोकैबुलरी वाइज कैसे पढ़ा जाएगा? व्हाट इज ARR? तो आप इसे पढ़ेंगे ARR इज अ reference to an array of references. Reference to an array of references.
ये इसके लिए आप प्रोनाउंसिएशन देंगे, राइट? ये कौन है जो वर्टिकल ब्लॉक दिख रहा है? ये है एरे ऑफ रेफरेंसेस, जिसको ARR करने वाला है पॉइंट। और ये सब कौन है? ये सारे के सारे कौन है? ये हैं एरे ऑफ इंटीजर्स। बताओ, क्लियर हो रहा है पूरा पिक्चर? डायग्राम समझ में आ रहा है? आ रहा है? वेरी गुड, गुड, परफेक्ट। अब ये बताइए, मेमोरी में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स बने इस डायग्राम में? शाबाश प्रियांशु, टोटल बने 4 ऑब्जेक्ट्स। ये टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको हीप एरिया में बने हुए दिख रहे हैं, जो दिख तो रहे हैं एरे स्टाइल में, लेकिन जैसा आप जानते हैं जावा में हर एरे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ बने इस समय 4 एरे, 3 एरे ऑफ इंटीजर्स हैं, 1 एरे ऑफ रेफरेंसेस है। तो ओवरऑल 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। क्लियर? आगे बढ़ू? अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है? टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है? एट्टी बाइट्स कैसे? 80 बाइट्स कैसे हिमांशु, सॉरी प्रियांशु? 80 बाइट्स कैसे? चेक करिए। सबसे पहले जो हमारे 3 एरे ऑफ इंटीजर्स हैं वो कितने कितने बाइट के होंगे? जो 3 एरे ऑफ इंटीजर्स हैं वो 16 बाइट्स ईच, राइट? 48 बाइट्स लग गई, है ना? फिर ये एरे ऑफ रेफरेंसेस कितने का होगा? हम मानते हैं हम 8 बाइट के एड्रेसेस पे हैं, यानी हम 64 बिट की मशीन पे हैं। तो एरे ऑफ रेफरेंसेस कितने का होगा? अगर 3 रेफरेंस हैं 8 8 बाइट के, तो 24 का होगा। 48 और 24 कितना हो गया? 48 और 24 कितना हो गया? 72 हो गया। और ये ARR कितने बाइट्स का होगा? 8 बाइट का। 72 और 8 कितना हो गया? 72 और 8 हो गया 80। आ रहा है समझ? जल्दी जल्दी जवाब दें। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूं, उसके मुझे आउटपुट बताइएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR डॉट लेंथ। पहला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR जीरो डॉट लेंथ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR जीरो जीरो डॉट लेंथ। जवाब दें। व्हाट शुड बी ARR डॉट लेंथ? ये कितना आएगा? बहुत बढ़िया, दिस विल बी 3। ARR dot length is 3. What will be ARR zero dot length? ये आएगा 4. And what will be ARR zero zero dot length? गलत जवाब, ये आएगा एरर। क्यों आएगा एरर? दिमाग लगाइए। ARR जीरो जीरो किसका नाम है? ARR जीरो जीरो एरे के अंदर के पहले सेल का नाम है, ये वाला सेल। ये वाला सेल क्या एक रेफरेंस है? ये वाला सेल क्या एक रेफरेंस है? नहीं, ये सिर्फ एक इंटीजर रखने वाला सेल है। तो फिर इसका कहां से हो जाएगा अपने आप में कोई रेफरेंस जिसके लिए आप लेंथ कॉल कर पाए? सही बात है, करेक्ट। चलिए, ये तो हो गई बात एरे डिक्लेयर करने की। अब बात करते हैं एरे में यूजर से इनपुट लेना और आउटपुट करना, वो कैसे होगा? दैट इज इनपुट एंड आउटपुट इन रेक्टेंगुलर एरे।
तो इसके लिए लेते हैं अपन एक छोटा सा असाइनमेंट. So assignment is write a program to create a double dimensional integer array of 3 rows and 4 columns, comma, accept values from the user in that array, and finally display the array elements in matrix format along with their sum and average. एक रेक्टेंगुलर 2D एरे अपन को बनाना है. 3x4 उसकी साइज रखनी है. उसका सारा डेटा मैट्रिक्स स्टाइल में प्रिंट करना है और साथ में दिखाना है इन नंबरों का सम और एवरेज. बनाइए जल्दी. कैसे लिखेंगे कोड? ये तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से कैसे बनेगा युक्ति? ये तो 1D एरे बना दिया आपने. बन पा रहा है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. कोड बन पा रहा है?
चलिए मैं बना रहा हूं, आप करो मैच, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहला स्टेटमेंट एज यूजुअल java.util.scanner, then we'll start with class 2D array, अंदर होगा public static void main string args, स्कैनर का क्रिएट करेंगे आप ऑब्जेक्ट, system डॉट इन के साथ, यहां डिक्लेयर होगा int डबल स्क्वायर ब्रैकेट arr इक्वल टू न्यू int 34, ये आपका एरे डिक्लेयर होगा। बाद लूप कंट्रोल करने के लिए दो वेरिएबल आप लेंगे i और j, देन we'll say for I equal to 0, I less than 3, I plus plus. For j equal to 0, j less than 4, j plus plus. Within the body of j, यूजर को आपका मैसेज कि वो नंबर इनपुट करे, जो भी नंबर यूजर देगा उसे आप kb.next int से स्कैन करके पहुंचाएंगे arr_ij में, तो ये डेटा एरे में आकर स्टोर होगा। ये j क्लोज, ये i क्लोज, ठीक। ये तो हो गई बात इनपुट लेने तक की। अब आपको डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करना है मैट्रिक्स स्टाइल में, तो उसका भी कोड लिखना होगा। वो करने के लिए आएगा कोड का नेक्स्ट पार्ट। सो अगर आप टेक्निकली सोचें तो यही फॉर लूप हम यूज करेंगे। करेक्ट, यहां आ जाएगा फॉर system.out.println की जगह पर आप लिखेंगे system.out.print, ये हो जाएगा arr_ij, थोड़ा सा गैप के साथ, साथ में एक इंटीजर होगा जिसमें आप रखेंगे सम, और यहीं पे आ जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस arr_ij, ठीक है। जे वाले लूप के बाहर एक system.out.println, ये जो मैंने करा ये आपको समझ आ रहा है? अंदर प्रिंट और बाहर println क्यों करा गया है? आ रहा है? अंदर प्रिंट इसलिए करा गया है ताकि हम चाहते हैं एक रो का सारा डेटा हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो, और जब उस रो की प्रिंटिंग खत्म हो जाए, सारे कॉलम उस रो के प्रिंट हो जाएं, तब न्यू लाइन जनरेट हो। राइट, ठीक। अब जब आप इस वाले लूप से बाहर निकलेंगे, तब इससे बाहर निकलकर अब आपको समर एवरेज दिखाना है, तो लास्ट में आ जाएगा system.out.println सम इज इक्वल्स टू प्लस सम, और जहां तक एवरेज की बात है system.out.println एवरेज इज इक्वल्स टू प्लस, इसके बाद आप परफॉर्म करेंगे टाइप कास्टिंग, हो जाएगा फ्लोट ऑफ सम डिवाइडेड बाय 12। आ रहा है समझ कोड? चलिए, अब हमको आई और जे दोबारा डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे सेकंड वाले लूप में, फिर से नहीं कहना पड़ेगा सेकंड वाले फॉर में इंट आई और इंट जे, नहीं कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कहना पड़ेगा? क्योंकि हमने आई और जे को ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है फॉर लूप के बाहर। जो चीजें फॉर लूप के बाहर हैं
आप आराम से उन्हें दोनों फॉर ग्रुप में कर सकते हैं एक्सेस। सही है, गुड। अब बात करते हैं जावा में अगर आपको 2D एरे को इनिशियलाइज करना पड़े। ये तो आपने यूजर से इनपुट लेने की बात कर ली। एज अ डेवलपर आप अगर 2D एरे को इनिशियलाइज करेंगे तो जावा में ये काम आप कैसे करेंगे? सो इनिशियलाइजिंग अ 2D एरे, दैट्स द पॉइंट टू बी डिस्कस नेक्स्ट। तो जावा में अगर 2D एरे को आपको इनिशियलाइज करना है तो आपका पहला स्टेप होगा, इसे आप डिक्लेयर करें। तो मैंने डिक्लेयर करा, जैसा आपने अभी भी सीखा बिल्कुल उसी तरह से। और अब अगर मुझे एरे के एक एक सेल में वैल्यू डालनी है तो एक तरीका ये है, मैं मैनुअली हर एक इंडेक्स पे जाऊं। जैसे कि पहला इंडेक्स होगा ARR00, यहाँ मैंने 10 स्टोर करा। फिर अगला इंडेक्स होगा ARR01, यहाँ मैंने 20 स्टोर करा। देन ARR02, यहाँ मैंने 30 स्टोर करा। और इस तरह से आप एक एक सेल पे वैल्यू डालते हुए आगे बढ़े। आ रहा है समझ? ये आपका एक तरीका होगा एरे को इनिशियलाइज करने का। बट लॉजिकली सोचिए, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? अगर आप इसी काम को चाहें तो जावा एक लाइन में करने का ऑप्शन भी आपको देती है। वो क्या है? वो ये है कि जब आप अपना एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू एरे के डेटा एलिमेंट्स इनिशियलाइज करवा दें। कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू एरे के डेटा एलिमेंट्स इनिशियलाइज करा दें। तो मैंने पहला सेट इनिशियलाइज करा 10 20 30 40 से, दूसरा 50 60 70 80 से, तीसरा मैंने करा 90 100 110 120 से। ये हमारे पास 2D एरे को इनिशियलाइज करने का सेकंड तरीका है। ठीक, थर्ड वे क्या है वो भी आपको पता होगा, बताइए जल्दी बोलिए। थर्ड वे क्या है? थर्ड वे है आप न्यू भी ड्रॉप कर दें। जब आप रेफरेंस बनाते वक्त ही एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहां भी जावा आपको ये फ्रीडम देती है कि आप न्यू को कर दें टोटली ड्रॉप और सीधे आप कर्ली ब्रेसेस में ही इनिशियलाइजर्स प्रोवाइड कर दें। आ रहा है समझ? थर्ड वे। और इन सब में एक चीज नोटिस करने वाली है, कर्ली ब्रेसेस के डबल पेयर क्यों लगाए गए हैं? एक बाहर लगाया गया है कर्ली ब्रेस, एक अंदर लगाया गया है, ऐसा क्यों? तो कर्ली ब्रेस के डबल पेयर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये जितने कर्ली ब्रेसेस के सेट हैं उतनी जावा मानेगी रोज, और हर कर्ली ब्रेस के अंदर जितने एलिमेंट है उतने जावा हर रो में मानेगी कॉलम। आ रहा है समझ? तो ये सिंटेक्स है, इसमें से एक भी कर्ली ब्रेस आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको इतने ही कर्ली ब्रेस लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, और इसी काम को करने का बताइए चौथा तरीका क्या होगा? फटाफट बोलिए, इसी काम को करने का चौथा तरीका। तो वो ये है कि आप एरे का डिक्लेरेशन एक लाइन में करें, इनिशियलाइजेशन आप दूसरी लाइन में कर लें। अब आप जब दूसरी लाइन में इनिशियलाइज करेंगे तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप फिर यहां मेंशन करें न्यू INT डबल स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आपके लिए न्यू कहना कंपलसरी हो जाएगा। हो जाएगा? यस। देन इट विल बिकम अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप न्यू यूज करें, क्योंकि जावा न्यू नहीं यूज करने की फैसिलिटी आपको सिर्फ तभी तक देती है जब तक एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप एक साथ कर रहे हो। इज दिस क्लियर? आई बात समझ? वेरी गुड। चेंज करें, आगे बढ़े।
अब आपके लिए इसमें कुछ असाइनमेंट्स। पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट marks of 3 students, each having 4 subjects, and calculate the total marks obtained by every student. बन जाएगा? सिंपल है। आपको रो वाइज टोटलिंग करनी है। हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स मतलब रो वाइज टोटलिंग करनी है आपको। सेकेंड, मॉडिफाई द प्रीवियस कोड so that your program also displays the student number who topped the examination. ये जो 3 स्टूडेंट्स ने 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको बताना इन तीनों में टॉप किसने करा। अब टॉप किसने करा है कैसे पता चलेगा? क्या निकालना पड़ेगा ये देखने के लिए कि टॉप किसने करा है? वेरी गुड, तीनों का टोटल आएगा आपके पास, उस टोटल में ढूंढना पड़ेगा मैक्स। तो जिस रो का टोटल मैक्सिमम होगा वो रो जिस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है उसने टॉप करा होगा। हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट a 2D array of 3 cross 3 size, comma, accept values from the user in it and check whether it is a unit matrix or not. ये करना है आपको, ठीक है। अब याद करिए और बताइए यूनिट मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स? याद है, भूल गए? सारे डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए 1, वेरी गुड, और सारे नॉन डायगोनल होने चाहिए 0। राइट? तो ये 3 असाइनमेंट्स हैं, इन्हें ट्राई करिएगा। अपन बढ़ते हैं जैक 2D एरे की तरफ। जैक्ड 2D एरे, ठीक है। अब देखिए जैक 2D एरे में सिंटेक्स में चेंज क्या है, कैसे जावा को समझ में आएगा कि आप जो बना रहे हैं वो जैक 2D एरे बन रहा है। सो सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एरे रेफरेंस, यहां भी 2 स्टेप्स में आपका काम होगा। पहले रेफरेंस बनेगा, फिर आप एक्चुअल एरे बनाएंगे। बट रेफरेंस बनने में क्या ट्विस्ट है वो ऑब्जर्व कीजिएगा। ट्विस्ट ये है कि आप लिखेंगे डेटा टाइप आपके एरे की, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एरे रेफरेंस का नाम, जिसमें एरे रेफरेंस का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट आगे पीछे पोजीशंस पे रखे जा सकते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद पहला स्क्वायर ब्रैकेट, पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करेंगे रो साइज, और नोटिस करिएगा जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसे आप पर्पसली छोड़ेंगे ब्लैंक। ध्यान दीजिएगा, सिंटेक्स ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देंगे, दूसरे में कुछ नहीं देंगे। जब आप दूसरे में कुछ नहीं देंगे तो जावा समझ जाएगी कि आप कॉलम साइज हर रो की अलग अलग रखना चाहते हैं,
और सोचिए अगर आपने यहां पर कॉलम साइज दे दी होती तो प्रॉब्लम होती ना। सोचिए फिर जावा को ये समझ में नहीं आता कि ये जैग कैसे बनेगा, फिर तो रेक्टेंगुलर बन जाता ना, राइट। तो ये है सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एरे रेफरेंस। ये एरे रेफरेंस बनाने का सिंटेक्स है। और दूसरा होगा क्रिएटिंग द एक्चुअल एरे। अब एक्चुअल एरे जब आप बनाएंगे तब आप लिखेंगे एरे के रेफरेंस का नाम, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा रो का इंडेक्स आएगा, है ना। उस रो के सामने आपको जितने का कॉलम बनाना हो तो यहां आएगा रो का इंडेक्स इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू के बाद डेटा टाइप और डेटा टाइप के बाद पहली रो का कॉलम साइज। फिर सेम एरे रेफरेंस का नाम, एरे रेफरेंस के नाम के बाद अगली रो का इंडेक्स, नेक्स्ट रो जो भी है इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप और फिर कॉलम साइज। लाइक दिस आपको हर एक के लिए जितनी भी रोज हैं उनके देने होंगे साइजेस। आया समझ? एग्जाम्पल पे आ जाएं। डेटा टाइप डिफरेंट नहीं हो सकती है विवेक, डेटा टाइप तो सेम ही रखेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर रो की टाइप अलग हो जाए, क्योंकि जो रेफरेंस है वो तो आप एक ही बार डिक्लेयर करेंगे ना। ओके अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो सपोज करिए मैंने डिक्लेरेशन दिया INT डबल स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल्स टू न्यू INT3 और इसे रखा मैंने ब्लैंक। इतने से क्या डायग्राम बनेगा बताइए जरा। इतना कोड जब चलेगा तो मेमोरी में क्या डायग्राम बनेगा बताइए। एक ARR नाम का बनेगा रेफरेंस, सही कह रहा हूं। ये ARR नाम का रेफरेंस पॉइंट करेगा एक एरे ऑफ रेफरेंसेस को, ठीक है। ये कितने साइज का एरे ऑफ रेफरेंस होगा? 3 का होगा। और फिलहाल इन तीनों में क्या होगा? फिलहाल नहीं, 0 नहीं होगा। रेफरेंसेस की डिफॉल्ट वैल्यू जावा में नल होती है, तो फिलहाल इन तीनों में नल स्टोर्ड होगा। और अगर मैं मान लूं इस एरे ऑफ रेफरेंसेस का एड्रेस 8000 है तो ARR के अंदर आएगा 8000। समझ आ रहा है? और जावा में नल लोअर केस लेटर्स में लिखा जाता है, याद रखिएगा। NULL चारों लेटर लोअर केस होते हैं, C++ की तरह कैपिटल नहीं होता है, ठीक। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा ARR 0 इज इक्वल्स टू न्यू INT4, ARR 1 is equals to new INT6, ARR 2 is equals to new INT3। ये आपने लिखा है। तो अब समझाइए मुझे ARR 0 इक्वल टू न्यू INT4 क्या इफेक्ट होगा इसका? इसका इफेक्ट ये होगा कि मेमोरी के हीप एरिया में एक 4 इंटीजर्स का एरे बनेगा जिसके चारों सेल 0 से इनिशियलाइज होंगे, जिसका बेस एड्रेस मान लेते हैं 2000 है। तो ये 2000 इस नल की जगह पर ARR 0 में आकर स्टोर हो जाएगा। ARR 0 इसको पॉइंट करने लगेगा, 0 1 2 3 होंगे हमारे इंडेक्सेस। पॉइंट क्लियर? शाबाश। फिर इसके बाद ARR 1 इक्वल टू न्यू INT6 आपने बोला है, क्या इफेक्ट होगा? 6 इंटीजर्स का बनेगा एक एरे।
ये हमारा 6 इंटेजर्स का एरे है। 0 से लेकर 5 तक के इंडेक्सेस होंगे। बेस एड्रेस मान लीजिए 4000 है, तो यहां से नल जाएगा और यहां आ जाएगा 4000। 1D हुआ, कहां 1D हुआ, कौन 1D हुआ? और फिर आपने ARR2 के अंदर स्टोर करा 3 का एरे, तो ये आपका 3 का एरे बना। इसके भी सारे सेल 0 हो गए। यहां मान लीजिए 8000 एड्रेस है, 8000 तो खैर नहीं होगा, अपन 8000 किसी और का एड्रेस ले लिया है। मान लीजिए 7000 है, तो यहां आएगा 7000 और ये पॉइंट करेगा इसे। क्लियर? डायग्राम समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए आप साइजेस बताइए, तो कितनी आएगी ARR की लेंथ? गुड। ARR3 का होगा। कितनी आएगी ARR0 की लेंथ? ARR04 का है। What about ARR1's length? That is 6. And what about ARR2 dot length? That is 3. ये है रियल डायग्राम इस एरे के एक एक एलिमेंट का। ठीक है। यहां भी जब आप एक्सेस करेंगे तो सिंटेक्स वही लेंगे जो 2D ले लेते हैं। और बात एक्सेसिंग की आ रही है और आपको पहली वैल्यू करनी है मान लीजिए 25, तो आप अभी भी बोलेंगे ARR00 इक्वल टू 25। क्या होगा इसका? ये वाला जो 0 है ये हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 25। ARR01 इज इक्वल टू 30, तो इस जगह पर जो 0 था वो ड्रॉप होगा और यहां वैल्यू आ जाएगी 30। आया समझ? तो सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, डिफरेंट सिर्फ क्रिएट करने का तरीका है। एक्सेस करने का सिंटेक्स सभी के लिए बिल्कुल सेम है। कोई डाउट यहां तक? कोई क्वेरी यहां तक तो पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे अभी यूजर से। इतना क्लियर हो गया? अब अगर आपको इसमें यूजर से इनपुट लेना है तो आप कैसे लेंगे? ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं इसका कोड। इनपुट एंड आउटपुट इन JAG2D array। तो सपोज कीजिए ये कोड अपन लिख रहे हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहां मैंने कहा
ith रो की लेंथ जितना चले, तो j लेस देन ARI डॉट लेंथ। बोलिए, कंडीशन समझ आ रही है? जब i 0 होगा तो ARI डॉट लेंथ कितनी हो जाएगी? जब i 0 होगा तो ARI डॉट लेंथ 4 होगी। जब i 1 होगा तो ARI डॉट लेंथ 3, और जब i 2 होगा तो ARI डॉट लेंथ 5 हो जाएगी। हो जाएगा आपका काम। अंदर सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एलिमेंट, ये आपका यूजर को मैसेज, और ARRIJ में KB डॉट नेक्स्ट इंट से इनपुट ले लेंगे आप। ये इनपुटिंग हो गई। ठीक है, अब अगर आपको आउटपुट दिखाना है, मैट्रिक्स स्टाइल में दिखाना है, तो ये फॉर लूप कॉपी करा अपन ने, मैट्रिक्स इरेगुलर वे में प्रिंट होगा क्योंकि रोज अलग अलग लेंथ के हैं। ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARRIJ प्लस डबल कोट्स, ये स्पेस के लिए, और इससे बाहर निकल कर एक न्यू लाइन। ये बंदों का मेन, ये बंदों की क्लास। आ गया? जैक डायरे में इनपुट आउटपुट कैसे करना है? हो जाएगा। अब बात करते हैं जैक डायरे को इनिशियलाइज करना पड़े तो कैसे करेंगे। एज अ डेवलपर अगर आपको इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़े तो ये आप कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, पहला तरीका जैक डायरे को इनिशियलाइज करने का वो ये कि आपने जैक डायरे बनाया बाय राइटिंग INT डबल स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल्स टू न्यू INT 3। ठीक, फिर आप कहिए ARR 0 इक्वल टू न्यू INT 3, ARR 1 इक्वल टू न्यू INT 4, ARR 2 इक्वल टू न्यू INT 2। ये तो आपने एरे बना दिया। अब एरे के एक एक सेल पे जाते हुए वैल्यू दीजिए। तो ARR 00 में 10 डाला, ARR 01 में 20 डाला, ARR 02 में 30 स्टोर करा, और ऐसे आप एक एक सेल में वैल्यू डालते चले। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको पता है एरे में आपको क्या डालना है, तो बाकियों की तरह जैक एरे भी बनने के साथ इनिशियलाइज हो सकता है यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। तो मुझे पहला सेल बनाना है 3 का, तो मैं कहूंगा 10 20 30। पहली रो में 3 एलिमेंट्स, दूसरी में रखने हैं 4, तो 40 50 60 70। तीसरी में रखने हैं 2, तो ये हो जाएगा 80 90। ये हमारे पास हो गए सेकंड तरीका इनिशियलाइज करने का। इसी को करने का थर्ड तरीका वो भी आप जानते हैं क्या होगा। सब कुछ सेम रखिए, न्यू हटा दीजिए। न्यू यहां भी ऑप्शनल है क्योंकि आप एरे बनाते वक्त इनिशियलाइज कर रहे हैं। करेक्ट। और चौथा तरीका वो क्या होगा, गेस कीजिए। चौथा तरीका होगा, आपने एरे बना तो पहले लिया, ठीक, न्यू INT 3 और ऐसे। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे?
अब आप न्यू का सपोर्ट लेंगे, तो यहाँ बोलना ही पड़ेगा आपको न्यू, और फिर आप देंगे यहाँ पर इनिशियलाइजर्स। तो यहाँ दिया आपने 10 20 30। ARR1 में भी आप बोलेंगे न्यू। यहाँ दिया आपने 40 50 60 70। और ARR2 में भी आप न्यू यूज करके देंगे कर्ली ब्रेस के अंदर 80, 90। ये है जैक 2D एरे इनिशियलाइज करने का चौथा तरीका। आगे समझ आ रहा हो? वेरी गुड। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट्स, और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिस्कशन। ठीक, तो मेक श्योर आप थोड़ा बहुत ऊप्स C++ में देख कर आए। जैक का असाइनमेंट अगले लेक्चर में दूंगा मैं आपको, पहले ये वाले कर लीजिए, अगले लेक्चर में आप याद दिलाना। शुरुआत जैक के असाइनमेंट से ही करेंगे।